हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखें कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन, री मतलब फिर से, प्रोडक्ट करना यानी बनाना किसी भी चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्येक एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो अपने ही समान जीवों को प्रोड्यूस करता है, बनाता है या जन्म देता है। इसे ही हम जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ना। हम जानते हैं कि कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रह पाता है। हर एक का जीवन काल अलग अलग होता है और जीवन का इस काल में जब वो पैदा होता है या नया बनता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, और फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होकर पेरेंट्स के समान स्वरूप को ग्रहण करके अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न कर पाता है या प्रोड्यूस कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है ना। तो इस प्रकार जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ तक का ही जो काल होता है वही जीव की जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहलाता है। तो जीवों में जीवन की ये अवधि जो है वो भिन्न भिन्न होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा जीवन अवधि। जीवन अवधि किसको बोलेंगे? जो जीवन काल होता है, जीवन काल यानी कि जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, है ना। जो नेचुरल डेथ होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पेन या जीवन अवधि। कुछ जीवों में ये जो जीवन काल होता है या लाइफ स्पेन होता है वो हर एक जीव में अलग अलग होता है ना। समय जो है अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीव जो है वो केवल कुछ ही घंटे जीवित रहते हैं, कुछ जीव कुछ दिन तक जीवित रहते हैं, कुछ जीव जो है कुछ वर्ष, और कुछ जीव जो है वो अनेक वर्षों तक, हजारों साल तक भी जीवित रह सकते हैं। और इनके बारे में अगर हम जीवन अवधि के बारे में बात करें, निरूपित जीव के जीवन अवधि का परीक्षण करें, तो इनका जो समय होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि अलग अलग समय तक, अलग अलग अवधि तक होता है। और इसी लाइफ स्पेन में, इसी जीवन अवधि में कोई भी जीव उत्पन्न होकर अपने पेरेंट्स के समान स्वरूप को ग्रहण करके फिर से अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, और फिर जो है वो धीरे धीरे वो उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त होती जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम शेप और साइज की बात करें, जीवों का आकार भी अलग अलग होता है। आकार, प्रकार, जीव लाइफ का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। उनमें सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कौवा और तोते के आकार प्रकार में ही अगर कंपेयर करें तो ये दोनों जो है वो भिन्न भिन्न होता है। इनमें जो है वो बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे कौवा काला होता है, तोता जो है वो हरे रंग का होता है। और इनके आकार प्रकार में अगर हम कंपेरेटिवली दूसरे जीवों का करें, जैसे एक गौरैया है और तोता या कौवा को लें, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन कौवा में और तोता में बहुत ज़्यादा समानताएं भी आकार प्रकार में हो सकता है, लेकिन इनका जीवन अवधि जो है वो दोनों का भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार अगर हम आम के वृक्ष के जीवन अवधि और पीपल के जीवन अवधि की तुलना करें तो ये भी जो है वो इनमें आकार प्रकार में उसमें अंतर होते हुए भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका लाइफ स्पेन जो है वो अलग अलग होता है। तो लाइफ स्पेन या जीवन अवधि भले कितनी ही हो, लेकिन हर जीव की मृत्यु जो है वो सुनिश्चित होता है। और एक कोश की जीवों को, जैसे एक कोश की जीव में अगर हम लें तो प्रोटोजोआंस जितने भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स वगैरह होते हैं, इनमें चूंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं होता है और इनका कोई भी खंड टूट कर विखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो इनकी कोशिकाएं ख़त्म नहीं होती, एक तरह से कहना चाहिए। जैसे अमीबा है ना, जैसे ये अमीबा है,
इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे तो प्रत्येक भाग जो है वो एक नया अमीबा बन जाता है। तो यहाँ पर सेल खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसीलिए एक कोश की जीवों को अमर जीव माना जाता है। क्या माना जाता है? अमर जीव। ये हमने अमीबा का उदाहरण दिया, ठीक है। तो लेकिन एक कोश की जीव को छोड़कर बाकी जो जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन चाहे जिस भी तरीके से हो, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो समाप्त होकर नए जीव के रूप में बनता है। तो इसलिए उनमें प्राकृतिक मृत्यु जो है वो निश्चित होता है, ठीक है। हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों और पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज या जाति की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उनके निरंतरता को, यानी कि कोई भी जीव जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी या पहचान को बनाए रखे, इसके लिए कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं जो है सुनिश्चित होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। और इसी के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि किस जीव में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में अगर परिभाषित किया जाए तो एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को या संतति को उत्पन्न करता है और उस संतति में फिर वृद्धि होती है जिसमें परिपक्वता आती है। इसके बाद वो नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलते रहता है। जनन या रिप्रोडक्शन किसी प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है। इसको हम आगे चलकर और इसी क्लास में लेसन 5 में आनुवांशिकता और विविधता का सिद्धांत के अंतर्गत और थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसका स्टडी करेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशगत होती है। जीव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। हमको मालूम है कोई जीव जो है वो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, जो आँखों से भी नहीं देखा जा सकता, और कुछ जीव जो है बहुत विशालकाय होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। भिन्न भिन्न तरीके से इनमें होता है, जैसे बहुगुणिता है, विखंडन है, मुकुलन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रकार अलग अलग विधि से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसका वास स्थान क्या होता है, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान क्या है और अन्य कई कारक सामूहिक रूप से इसमें उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार का होता है, जो एक या 2 जीव के बीच भागीदारी पर आधारित होता है। या तो एक जीव अकेला ही अपने समान संतति को उत्पन्न कर पाता है, तब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अगर अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए 2 जीवों की भागीदारी आवश्यक होता है तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहा जाता है। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही क्रियाओं में युग्मक यानी गैमीट का निर्माण आवश्यक होता है। और इस गैमीट के मान लो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जैसे भी रिप्रोडक्शन होगा देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट होते हैं वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहलाते हैं, नर और मादा युग्मक कहलाते हैं। और इनमें युग्मन होता है और इसी जिसको कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो चूँकि आज जो है वो फर्स्ट डे है और ये जो है 8-9 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये एक केवल इंट्रोडक्शन क्लास था और फिर कल हम इसी क्रम में इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो कल हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और सभी वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना रिप्लाई ज़रूर कीजिए। वॉच्ड और नॉट वॉच्ड रिप्लाई ज़रूर करेंगे सभी।